हो गया सर। हो रहा है? ठीक है। हाँ जी, फिर से सुन लीजिए, अब ये रिकॉर्ड हो रहा है क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर है पूरा का पूरा चैप्टर न्यूमेरिकल है। इसमें आपको ज्यादातर न्यूमेरिकल्स देखने हैं। हाँ, कुछ डेरिवेशंस भी हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले में चेंज होके थोड़ी बहुत चीजें आपको ध्यान रखनी है। एसआई यूनिट्स का थोड़ा बहुत खेल है, एसआई यूनिट्स भी आपको ध्यान रखनी है। बाकी थ्योरेटिकल कोई डेफिनेशन है सच, इसमें हार्ड डेफिनेशन नहीं है कि आपको बार बार डेफिनेशन में फोकस करना है। बस आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल का फॉर्मूला कैसे बना है उस पर ध्यान रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल में डिजिट चेंज होंगी, वैल्यूज चेंज होंगी, तो फॉर्मूले भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। ठीक, उसके बाद इस चैप्टर से पढ़ने पहले थोड़ा सा हम इसको बेसिक इसका देखते हैं कि बेसिक क्या है। बेसिक ये है कि किसी भी केमिस्ट्री की रिएक्शन से हम तीन चीजों को ज्यादा ध्यान रखते हैं कि वो रिएक्शन होगी या नहीं। ये इसकी पहली चीज है, स्पॉन्टेनिटी। किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी सबसे पहले चेक करी जाती है कि वो होगा या नहीं। तो इसके लिए हम डेल्टा जी निकालते थे 11th क्लास में। अगर डेल्टा जी नेगेटिव आता था तो हम कहते थे कि रिएक्शन हो जाएगी। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव निकलता था तो हम कहते थे रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। और डेल्टा जी इस तरीके से हम निकालते थे। सेकंड चीज हम जो देखना चाहते थे किसी भी रिएक्शन में वो है कि वो उसका एक्सटेंट कितना है। एक्सटेंट मतलब वो किस हद तक हमें प्रोडक्ट बना के देगी बिफोर कि वो इक्विलिब्रियम में रीच इक्विलिब्रियम आ जाए उसके पास। जैसे आपको एक रिएक्शन दिखाएं, N2 + 3H2 gives 2NH3। बेटा ये रिएक्शन जो है एक समय के बाद इक्विलिब्रियम में आ जाती है। तो इक्विलिब्रियम में आने के बाद यहाँ पे अमोनिया कितने अमाउंट में बना है हमें ये भी कंसर्न रहता था। फिर हम उसको बढ़ाते या घटाते थे लीच एट लेयर प्रिंसिपल लगा के। ये मैं आपको इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ बहुत अच्छे से, बेसिकली केमिकल इक्विलिब्रियम में, आयनिक नहीं, केमिकल वाले में। और तीसरी चीज है बेटा रेट, यानी कि वो रिएक्शन जो है वो कितनी फास्ट होगी या कितनी स्लो होगी, वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है और आपको पता चला कि अगर हम ऐसे रिएक्शन करेंगे तो 1 घंटे बाद या 1 साल बाद या 1 महीने बाद ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो वो आपके लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है, क्योंकि आप 1 घंटा या 1 महीना या 1 हफ्ता वेट करने लायक नहीं है। हमें केमिस्ट्री में जो है प्रोडक्ट की जो स्पीड है वो थोड़ा फास्ट चाहिए होता है ना, कौन इतना वेट करेगा, इसलिए आपको रेट पे भी ज्यादा ध्यान देना है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम इस टॉपिक पे कंसर्न, इस टॉपिक पे हमारा फोकस रहेगा। ये चैप्टर हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है 11th क्लास में, ये भी हमने 11th क्लास में पढ़ लिया है। ये चैप्टर अभी हमें पढ़ना है। ठीक, एक बात और, ये तीनों टॉपिक इंडिपेंडेंट हैं, कोई किसी पे लिंक नहीं करता। अगर मैं ये चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ इस टॉपिक के बारे में तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको ये भी आता हो या ये भी पता हो। आपको बिल्कुल नहीं पता है तो भी काम चल जाएगा। ऑल्दो मैं समझता हूँ कि थोड़ी बहुत बातें आपको याद आएंगी थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम की, क्योंकि 11th के लास्ट में जो सबसे ज्यादा अच्छे से हमने चैप्टर कवर किए हैं वो यही दोनों थे। उसके बाद तो चैप्टर भगाए हैं, हाइड्रोकार्बन भी भगाया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, थोड़ा थोड़ा हाइड्रोजन वाला चैप्टर भी थोड़ा थोड़ा भगाया था। ये ज्यादा अच्छे से पढ़ा था यहाँ तक हमने। ठीक, तो इस चैप्टर के बारे में हमें यहाँ तक ही पढ़ना है। अब केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो हमें किसी रिएक्शन की स्पीड के बारे में बताएगी, वो कैसे होता है मतलब मैकेनिज्म बताएगी, और किन फैक्टर्स पे वो रेट डिपेंड करता है, क्या कि हम कैसे उनको बढ़ा सकते हैं, कैसे हम उनको घटा सकते हैं, यानी फैक्टर्स। ठीक, रिएक्शन कैसे हुई होगी, मैकेनिज्म, और उसका रेट। रेट मतलब समझते हैं आप, रेट अभी थोड़ा बहुत और क्लासिफाई हम करेंगे, रेट को कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं। ठीक, तो ये है बेटा आपके नोट्स में पहले पेज का कंटेंट। जब आप पहले पेज को पढ़ेंगे तो पहले पेज में आपको यही मिलेगा। तो प्लीज जाइए नोट्स में और पहले पेज को पढ़ के आइए, फिर मैं दूसरे पेज का बताता हूँ क्या है उसमें। जाइए। ज्यादा फास्ट फास्ट तो नहीं बोल रहा मैं, ठीक है? स्पीड सही है सर। सही है सर। ठीक है, क्योंकि हमें आसान आसान चीज है ना। अब जब जब बहुत ज्यादा खतरनाक चीजें बताऊंगा तब जाके आपको थोड़ा स्लो बताऊंगा, अभी तो आसान आसान चीज है। पहला पेज पढ़ के आइए नोट्स में, और पहला पेज पढ़ के रेज हैंड कर देना ताकि मैं समझ जाऊं कि हाँ इतने बच्चों ने पढ़ लिया। पहला पेज जब पढ़ लें आप नोट्स का, रेज योर हैंड, ताकि हम समझ जाएं कि हाँ आपने पहला पेज पढ़ लिया है। ओके, 3 बच्चों का रेज आ गया है। अंकिता बेटा आगे समझ। यस सर। बेटा ठीक है, 5 बच्चों का रेस
हो गया है। बिल्कुल भी कंटिन्यूटी आप खत्म मत करना, ये मत सोचना कि लॉकडाउन लग गया है थोड़े ढीले पड़ जाते हैं। आप लोग ढीले पड़ जाओगे, लेकिन जो बच्चे हैं कॉम्पिटिटर जो पढ़ रहे हैं 12th के, सब ढीले नहीं पड़ेंगे बेटा, सब लगे हुए हैं, इस मौके का फायदा उठा रहे हैं। क्योंकि इस टाइम पे कोई प्रेशर नहीं है, ना आने जाने का टाइम वेस्ट हो रहा है कहीं, ना स्कूल आना जाना, ना स्कूल से बर्डन की क्लासेस लो, बच्चे अटेंडेंस लगा के छोड़ दे रहे हैं, कोई बर्डन नहीं आ रहा, तो सब पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं सब पढ़ रहे हैं। बस आप ये चीज ध्यान रखना, आपका ही नुकसान है, कंटिन्यूटी मत जाने देना, ठीक। ये ना कि गाँव चले गए, शादी में चले गए, छोड़ रहे हैं पढ़ाई, 1-2 महीने बाद चालू करेंगे। जितना समय मिल रहा है उसका फायदा उठाओ। ओके, 16 बच्चों का आ गया रेस, अभी भी कुछ बच्चे रह रहे हैं, प्लीज सभी बच्चे रेज हैंड कर दीजिए ताकि मैं एक बार कंफर्म हो जाऊं। आरफ पढ़ा नहीं बेटा अब तक? एकता, ईशा, मनमीत, प्रियांशु, सनिकेत, तुम्हारे रेज रह रहे हैं बस हाथ। ओके, मनमीत पढ़ लिया पक्का मैं पहला पढ़ पेज? लिया। हाँ जी सर, ओके पढ़ लिया। ठीक है। आरफ बेटा मुझे लग रहा है तुम हो ही नहीं क्लास में। नहीं नहीं सर, हूँ मैं। तो रेज हैंड का पढ़ो ना ऑप्शन नहीं पहले। दिख रहा सर, जूम काफी टाइम से यूज नहीं किया, कहाँ है? ओके, ठीक, तो बोल देते कि हाँ सर पढ़ लिया। अच्छा, एकता, नहीं नहीं सर, ईशा। पढ़ लिया वो। ओके, एकता, ईशा। एकता ने भी कर दिया, ईशा, ईशा ने तो लेफ्ट ही कर दिया। चलो ठीक है, तो होपफुली आपको पहला पेज समझ आ गया। अब आइए दूसरे पेज के कंटेंट पे। दूसरे पेज में आपको ये बताया जा रहा है कि जो केमिकल काइनेटिक्स है उसका थर्मोडायनेमिक्स से कोई भी लेना देना नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। इस बात को हम प्रूफ कर रहे हैं उस सेकंड पेज में। कैसे कर रहे हैं? थर्मोडायनेमिक्स में बेटा ये कहती है कि H2 प्लस O2, होपफुली आप समझते हैं H2 मतलब हाइड्रोजन गैस और O2 मतलब ऑक्सीजन गैस, जब इन दोनों को मीट कराओगे तो पानी बनेगा। अब ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं, ये तो थर्मोडायनेमिक्स बताएगा, और थर्मोडायनेमिक्स में क्या बताएगा? डेल्टा जी बताएगा। तो हमने देखा कि जब इसका डेल्टा जी हम कैलकुलेट करते हैं तो रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर मतलब नॉर्मल, जहां भी आप रूम में बैठे हैं वहां पे डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है, ठीक। और नेगेटिव भी कितनी आती है? फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव 300 ले लो, -300। अब ये 300 एक रफ डाटा है, आप इसको ओरिजिनल डाटा मत मानना, सिर्फ वैसे समझाने के लिए बोल दिया -300। तो जब भी डेल्टा जी माइनस आता है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है रूम टेम्परेचर पर। लेकिन जब प्रैक्टिकली इस रिएक्शन को देखा गया तो ये पाया गया कि ये जो फॉर्मेशन है पानी का, ये बहुत स्लो है, इतना स्लो है कि आपको इनफाइनाइट टाइम के लिए बैठना पड़ेगा, और तब जाके आपका H2 और O2 जो आपके रूम में घूम रहे हैं वो पानी बना के आपको देंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स तो कहता है कि ये रिएक्शन डेल्टा जी नेगेटिव है तो ये रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्लो रिएक्शन है, बहुत स्लो। वहीं दूसरी तरफ एक रिएक्शन है N2O4, ठीक है, नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड है, ये अपने आप डिकम्पोज होता है 2NO2 में, ये डिकम्पोज हो जाता है। इसके लिए भी डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव पाया गया, यानी ये रिएक्शन भी रूम टेम्परेचर पे हो जाती है। जब आप इसे रूम में करेंगे N2O4 अपने आप डिकम्पोज हो जाएगा इसमें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। और इसके लिए जो नेगेटिव पाया गया वो पाया गया -100। अब ये भी रफ डाटा है, मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि इसके लिए नेगेटिव -300 है, ये -100 है। और रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन पाई गई बड़ी फास्ट। तो बेटा आप देख सकते हैं कि डेल्टा जी का कोई भी लेना देना नहीं है इनकी रिएक्शन से, कोई भी लेना देना नहीं है। डेल्टा जी नेगेटिव था यानी रूम टेम्परेचर पे हो रही थी, लेकिन किसी का रिएक्शन बहुत ज्यादा, किसी का रिएक्शन रेट स्लो है, किसी का रिएक्शन रेट फास्ट है। डेल्टा जी ऑल्दो माइनस में बहुत ज्यादा है इसके लिए, यानी ये रिएक्शन ज्यादा फेवरेबल है रूम टेम्परेचर पे। फेवरेबल मतलब रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन ज्यादा होना चाहती है, लेकिन फिर भी देख लो बहुत स्लो है। और क्योंकि इसके माइनस की वैल्यू छोटी है तो ये रूम टेम्परेचर पे इतना नहीं होनी चाहती, फिर भी देखो ये बहुत फास्ट है। होपफुली -300 और -100 लेने का मतलब आपको समझ आ गया। -300 का मतलब है ये रिएक्शन ज्यादा होना चाहती है, ज्यादा फेवरेबल कंडीशन में है। ये -100 है, जैसे बेटा आप ऑफलाइन ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, ठीक, ऑफलाइन आपको फेवरेबल कंडीशन है, लेकिन ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, तो वैसे ही है, ये ऑनलाइन समझ लीजिए, ये ऑफलाइन है ना। -300 मतलब ज्यादा फेवरेबल कंडीशन, लेकिन फिर भी देखिए बहुत स्लो है, और ये इतनी फेवरेबल नहीं है, तब भी देखिए ये फास्ट है। तो थर्मोडायनेमिक्स का रेट ऑफ रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ये सेकंड पेज आपका बताता है। अब प्लीज नोट्स का सेकंड पेज जो है वो आप पढ़ के आइए, आपको समझ आ जाएगा। जाइए जल्दी जाइए, शाबाश। और रेज योर हैंड कर देना तो फिर से, पढ़। एक बार हाँ फिर से बोलिए। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो इन शॉर्ट में, मतलब समझ नहीं आया।
ठीक है, मैं ये बता रहा था कि सेकंड पेज में जब आप नोट्स में जाएंगे तो उसमें ये लिखा है कि थर्मोडायनेमिक्स का रेट यानी स्पीड से कोई लेना देना नहीं होता। थर्मोडायनेमिक्स इन दोनों रिएक्शंस को कहता है कि रूम में हो जाएगी, रूम टेम्परेचर पे जब आप H2 और O2 को लाके छोड़ोगे तो वो H2O बना लेंगे। रूम टेम्परेचर पे जब आप इसको छोड़ोगे तो वो अपने आप डिकम्पोज हो जाएगा, यानी कि दोनों का डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव है, दोनों रूम टेम्परेचर पे हो जाएगी। लेकिन जब हमने ऐसा करके देखा, प्रैक्टिकली करके देखा, तो हमने ये पाया कि ये रिएक्शन इनफाइनाइट टाइम में जाके कंप्लीट होगी, मतलब होगी ही नहीं, बहुत स्लो है, बहुत ज्यादा स्लो। तो वही मैंने यहाँ लिखा स्लो, जबकि ये रिएक्शन तुरंत हो जाती है तो मैंने यहाँ लिख दिया फास्ट। ठीक, तो दोनों के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है, लेकिन एक रिएक्शन स्लो है, एक रिएक्शन फास्ट है। इसका मतलब डेल्टा जी की वैल्यू का इन पे कोई लेना देना नहीं है, जबकि डेल्टा जी इसके लिए ज्यादा माइनस था, इसके लिए कम माइनस था। इसको मोर नेगेटिव बोलेंगे ना, -300 है, ये -100 है, तो -300 का मतलब है ये ज्यादा फेवरेबल कंडीशन है। अगर आपको याद हो, डेल्टा जी अगर 0 हो जाता है तो वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो जाती है, फिर डेल्टा जी -1 -2 हो जाए, -50 हो जाए, -100 हो जाए, तो जितना वो माइनस में जा रहा है उतना वो फेवरेबल कंडीशन में जा रहा है, यानी उतना वो होगा। तो -300 का मतलब है ये रिएक्शन ज्यादा फेवरेबल कंडीशन में है, इसको ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन आप देखिए ये बहुत स्लो है, प्रैक्टिकली पाया गया कि ये बहुत स्लो है। तो डेल्टा जी की वैल्यूज का इनकी रेट से कोई लेना देना नहीं है, ये हम प्रूफ करना चाह रहे हैं। अब एक बार पेज पढ़ लो, आप आ जाएगा समझ। पढ़ भैया के देखो एक फर्स्ट बार, का सेकंड पॉइंट बता दो एक बार। फर्स्ट का सेकंड पॉइंट, ऑन द फर्स्ट अदर पेज हैंड, का सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पेज का सेकंड पॉइंट, अगर इफ इट इज स्पॉन्टेनियस, अगर वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो वो किस हद तक कंप्लीट होगी बिफोर रीचिंग इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में आने से पहले पहले वो कितना ज्यादा कंप्लीट हो चुकी होगी, मतलब प्रोडक्ट कितना ज्यादा मिल चुका होगा, ये कह रहा है सेकंड पॉइंट। रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम में आ जाती थी तो प्रोडक्ट और नहीं बनता था, तो वो कब प्रोडक्ट मतलब कब इक्विलिब्रियम में आएगी, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ता है जब हम किसी रिएक्शन को पढ़ते हैं। तो वो ध्यान रखने वाली जो चीज है वो चैप्टर नंबर 7 इक्विलिब्रियम नाम से हमें पढ़ाया गया था 11th क्लास में, ये बता रहा सेकंड पॉइंट। जब हो जाए रेज योर हैंड, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी शुरू में थोड़ा चैप्टर बेसिक लगेगा, बोरिंग लगेगा, लेकिन यकीन मानो आगे इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, अगर मैं डायरेक्ट आपको चीजें पढ़ाने लग जाऊं एनसीईआरटी से तो ये चैप्टर उड़ जाएगा। अभी तो समझ आ जाएगा लेकिन बाद में उड़ जाएगा, इसलिए मैं इसके बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ आपको, ताकि कौन सी चीज कैसे बनी आपको समझ आता रहे। ओके, 20 बच्चों का रेज आ गया है, यानी कि 20 बच्चों ने पढ़ लिया है। बाकी बच्चे प्लीज, इसी का जिया आ रहा समझ? सर हाँ यस सर। सर जो लास्ट पॉइंट है, हेंस केमिकल काइनेटिक इज अ टेक्निक कम्प्लीमेंट्री टू थर्मोडायनेमिक्स, सर इसका ये मतलब है कि वो थर्मोडायनेमिक्स के लॉ पे वैलिड है? नहीं नहीं, इसका एक मिनट, बोल कौन रहा है बेटा? सर मैं जिष्णु। अच्छा जिष्णु, ठीक है बेटा, ये भी देखते रहना कि हमारे साथ वाले बच्चे ही पढ़े, कभी कोई भी पढ़ रहा है पता ही नहीं चल रहा। 28 ठीक है, सुनो, इसका ये मतलब है बेटा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन यानी केमिकल काइनेटिक्स है वो कॉम्प्लीमेंट्री है थर्मोडायनेमिक्स, मतलब थर्मोडायनेमिक्स अलग पढ़ाई चल रही है, केमिकल काइनेटिक्स की अलग चल रही है, दोनों लिंक नहीं है कहीं भी, तीनों 3 ब्रांच है अलग, थर्मोडायनेमिक्स अलग ब्रांच है, इक्विलिब्रियम अलग ब्रांच है, बल्कि थर्मो और इक्विलिब्रियम में थोड़ा बहुत लिंक आ जाता है। अगर आप याद करो थर्मोडायनेमिक्स से लास्ट में एक फॉर्मूला है डेल्टा जी करके, जिसमें लॉग के भी आ जाता है, तो थर्मो और इक्विलिब्रियम में थोड़ा बहुत लिंक है, पर थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल काइनेटिक्स दोनों ब्रांच बिल्कुल अलग है, दोनों का कोई लेना देना नहीं है, दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है। आप ये अलग पढ़िए, ये अलग पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, इसका ये मतलब है बस। क्या मैं आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक, अब बच्चों जो रेट है किसी भी रिएक्शन की, रेट ऑफ रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन की जो रेट है उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी है बच्चों वेरी फास्ट रिएक्शन, बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन। दूसरी कैटेगरी है बेटा वेरी स्लो रिएक्शन, यानी बहुत ज्यादा स्लो रिएक्शन। और तीसरी कैटेगरी है बच्चों मॉडरेट,
मॉडरेट मतलब जिसकी स्पीड ना ज्यादा स्लो है ना ज्यादा वो रिएक्शन फास्ट है। तो बेसिकली हम इसकी पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक। क्योंकि वेरी फास्ट, पता है कितनी फास्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ही आप रिएक्टेंट मिलाएंगे तभी प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे ही आपने रिएक्टेंट मिलाया प्रोडक्ट बन गया, यानी उसकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट है, आप उसकी पढ़ाई नहीं कर सकते, आप उसकी रेट निकाल ही नहीं सकते, बहुत फास्ट हो गई। आपने रिएक्टेंट को ऐसे मिलाया तुरंत प्रोडक्ट बन गया। तो इसको पढ़ना, इसकी रेट को पढ़ना बहुत मुश्किल है। जबकि ये जो स्लो वाली है ये इतनी स्लो है कि एक एक महीने, दो दो महीने तक कंप्लीट ही हो रही है। तो दो दो महीने तक हो रही है तो कौन बैठा रहेगा 2 महीने तक उसके रेट को नोट करेगा, फिर बाद में पढ़ाई करेगा। ये पढ़ाई क्या होती है आगे हम देखेंगे क्या पढ़ाई करने को मैं बोल रहा हूँ, ठीक। और मॉडरेट, ना ज्यादा फास्ट ना ज्यादा स्लो, इसकी हम रेट पढ़ते हैं और फिर इसके रेट को हम कम ज्यादा कर सकते हैं। बेसिकली हम इनके रेट को भी स्लो कर सकते हैं ताकि इसकी पढ़ाई कर पाए, और इसके रिएक्शन को थोड़ा फास्ट कर सकते हैं ताकि हम इसकी भी पढ़ाई कर पाए। और वो जो फैक्टर्स हैं जिससे आप इसको स्लो करोगे, इसको फास्ट करोगे, वो फैक्टर्स आपको यहाँ पढ़ाए जाएंगे, ठीक। तो अगले पैराग्राफ, अगले 2 पेजेस में आपको इसके बारे में कुछ बताया जाएगा, इसके कुछ एग्जांपल्स लिखवाए जाएंगे। बेसिकली जितनी भी आयोनिक रिएक्शंस होती है बेटा, आयोनिक आयनिक रिएक्शंस मतलब जिसमें आयंस होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव वाले, तो आयनिक रिएक्शंस बहुत ज्यादा फास्ट पाई जाती हैं। और स्लो रिएक्शन के लिए ऐसा कुछ नहीं है, वैसे बेसिकली कोवेलेंट कंपाउंड वाले जो है वो स्लो होते हैं, और मॉडरेट भी कोवेलेंट कंपाउंड वाले होते हैं। तो आपको तीनों के एग्जांपल्स लिखे मिलेंगे नोटबुक में। उसके बाद एक आधा फैक्टर लिखा मिलेगा कि अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर, अगर आप इसको चेंज करते हैं टेम्परेचर और प्रेशर को, तो आप किसी भी रिएक्शन को फास्ट या स्लो कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स आपको नोटबुक में मिल जाएगा, आप जाइए पेज नंबर 3 और 4, नोट्स में पेज नंबर 3 और 4 दोनों पढ़ के आइए, जाइए। तो बेटा 5 भी पढ़ लेना, 3 4 5 तीनों पेज पढ़ लीजिए, आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब यही फायदा है ऑनलाइन में कि आपको लिखवाना नहीं पड़ रहा, वरना अब तक अगर मैं लिखवाने बैठता तो 2 ही पेज पढ़ पाते आज। तो आप खुद ही देखो, 2 ही पेज लिख पाते, 3 पेज लिख पाते, इतने टाइम हो जाता। अच्छा 40 मिनट बाद अगर टाइम खत्म हो जाए तो वापस आ जाना, भाग मत जाना, ठीक है। 40 मिनट होते पता भी नहीं चलेगा, मैं देख नहीं रहा हूँ टाइम क्योंकि। पढ़िए आराम से, पेज नंबर 3 पढ़िए, 4 पढ़िए, 5 पढ़िए, तीनों बुलेट्स पढ़ लीजिए। सर हाँ बेटा, जैसे उसमें लिखा हुआ है कि जो मॉडरेट वाली है उनको हम चेंज कर सकते हैं हाँ बाय चेंजिंग टेम्परेचर, प्रेशर हाँ, या फिर कैटलिस्ट। तो फिर ऐसे हम इनको क्यों नहीं कर सकते जो वेरी फास्ट हो रही हैं और जो वेरी स्लो हो रही हैं? इनको भी कर सकते हैं। जो वेरी स्लो हो रही है इसको आप फास्ट कर सकते हो थोड़ा बहुत, और जो बहुत फास्ट है आप इनको थोड़ा बहुत स्लो भी कर सकते हो। तो फिर तो ये मॉडरेट में आ जानी चाहिए। हाँ मॉडरेट में आ जाएगी। कहने का ये मतलब था कि इनको इस रूप में आप पढ़ नहीं सकते, आपको इससे यहाँ आना पड़ेगा, तब आप पढ़ाई कर सकते। वेरी फास्ट अगर ये रहेंगी तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, आपको इन्हें मॉडरेट लाना पड़ेगा तब पढ़ाई हो पाएगी। वेरी स्लो है तो आपका मन नहीं करेगा, आप बोर हो जाओगे, आप इसको मॉडरेट तक लेकर आओ फिर इसकी पढ़ाई होगी। इस रूप में पढ़ाई नहीं होगी, चेंज करो, मॉडरेट तक लाओ तब पढ़ाई करो, ये कह रहा है वो। ओके सर, ओके सर। पेज नंबर 3 4 और 5 ये 3 पढ़ने हैं आपको।
ओके 5 बच्चों का रेज हो गया हैंड, इसका मतलब उन्होंने पढ़ लिया। बेटा प्लीज फोकस होके एक एक बुलेट क्लियर होना चाहिए आपको, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं हम आपको। ये नहीं कि सीधा जंप करा दिया कि ले बेटा ये तो तू पढ़ के आया था, सीधा भी इस टॉपिक पे आ जा। कहाँ से शुरुआत है, कैसे कैसे धीरे धीरे पहुंचना है, आराम से देख लीजिए। और प्लीज इन नोट्स को अपने तक ही रखना। चलो मानोगे तो होने, तुम वायरल कर ही दोगे। सर ये जो एग्जाम्पल वगैरह है ये भी ध्यान रखना है। ध्यान नहीं रखने, मतलब याद नहीं करना है इनको, सिर्फ मतलब आपको समझाने जरूरत के पड़ लिए सकती लिखे हो। हैं जरूरत पड़ सकती है नहीं, फिर ठीक। जहां जो चीज पेपर में आएगी जरूरत पड़ने वाली वो मैं अपने आप बता दूंगा, वो आप अपने आप समझ भी जाएंगे। एक बार चैप्टर खत्म हो जाए, बीच बीच में क्वेश्चंस कराता रहूंगा, आप अपने आप समझ जाएंगे कि इस चैप्टर में आपको ध्यान क्या रखना है। अभी तक हमने जितना पढ़ा है सिर्फ बेस बनाने के लिए था, अभी तक टॉपिक तो देखो कोई आया ही नहीं है ना, कोई भी टॉपिक अभी पढ़ा काम ने, सीधा आपको बस क्लासिफिकेशन कर रहे हैं चीजों का कि कैसे कैसे पढ़ना है। 10 मिनट बचे, आधा घंटा निकल भी गया। ओके 19-20 बच्चों का रेस आ गया बेटा, प्लीज थोड़ा फास्ट करिए। एकता रह गई अभी भी एक। हाँ बेटा सर इसमें लिखा है मॉडरेट वाले में दीज रिएक्शंस आर मॉलिक्यूलर इन नेचर, इसका मीनिंग क्या है सर? मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें, मतलब कोवेलेंट कंपाउंड है। सनिकेत, Okay. पूजा, स्मृति, मनमीत, एकता, आपके रेज हैंड रह रहे हैं। क्या आप ज्यादा स्लो नहीं पढ़ रहे बेटा? सबने पढ़ लिया तो। एकता बेटा आवाज सुन के रही है? एकता, मनमीत, एकता लेफ्ट। अब यार यही दिक्कत होती है। मॉडरेट बता दो। क्या बता दूं? मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट में क्या बताना है बताओ, सारे बुलेट्स बताओ मॉडरेट में। नहीं ऐसे डिफाइन कर दो। मॉडरेट में ये लिखा हुआ है कि ऐसी रिएक्शंस जिनकी जो रेट है या जिनका जो स्पीड है वो ना ज्यादा फास्ट हो ना ज्यादा स्लो हो। मॉडरेट का मतलब ही क्या है? बीच में, ना ज्यादा रिएक्शन फास्ट है ना ज्यादा स्लो है, उसको कहते हैं मॉडरेट। और हमें इस चैप्टर में इसी को पढ़ना है, हम इनकी पढ़ाई नहीं करते हैं। हाँ अगर इनकी पढ़ाई करनी है तो इनको मॉडरेट तक लेकर आओ, जो स्लो रिएक्शन है उसकी स्पीड बढ़ाओ और यहाँ तक लेकर आओ, जो फास्ट है बहुत फास्ट है उसकी स्पीड कम करो, कम करते करते मॉडरेट तक लेकर आओ, फिर पढ़ाई करो। ठीक, पेज नंबर 6 पे आपको वही 2 एग्जांपल दिखेंगे, तो अभी उसे छोड़ो, पेज नंबर 6 पे जब मैं भेजूंगा तब देखना। सर जो मॉडरेट में एग्जांपल्स है वो हमें याद करने पड़ेंगे? नहीं, आपको याद नहीं करने, आपको ना आयनिक के याद करने हैं बेटा, ना वेरी स्लो के, ना मॉडरेट के। आपको कोई रिएक्शन याद नहीं करनी, आपको जो रिएक्शंस याद करनी है वो याद करनी है पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में। अभी कुछ याद नहीं करना, बेफिक्र रहो, है ना। ऐसे एग्जांपल तो बहुत सारे बन सकते हैं, कितने याद करो। हाँ बेटा सर मुझे आपने H2 और O2 वाला रिएक्शन बताया था, वो मॉडरेट हो सकता है? कौन सा वाला? H2 और O2 वाला? हाँ हाँ बेटा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। टेम्परेचर और प्रेशर का खेल है सब कुछ, जैसे जैसे आप टेम्परेचर प्रेशर चेंज करेंगे आराम से हो सकता है। ठीक, अब मैं आगे बढ़ूं। सर जो फास्ट या वेरी फास्ट रिएक्शंस होती हैं उनका कोई लिमिट होता है रेट का, कि मतलब वो कितना भी फास्ट कर सकती है अपनी रिएक्शन को, मतलब उनका टाइम बढ़ता रहता है फास्ट होने का कि एक लिमिट तक ही बढ़ता है? नहीं मतलब बहुत इंस्टेंटेनियस होता है, मतलब आपने यूं करा तुरंत हो गया, तो आप उसका रेट भी नहीं निकाल सकते। मतलब जैसे लाइट की स्पीड होती है ना, लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा आपने मेजर कर रखी है, लाइट आपके सामने से गुजर आपको पता ही नहीं चला, सेम वैसे ही जैसे आप मिलाएंगे वो हो जाएगी रिएक्शन। तो उसका रेट आप डिफाइन ही नहीं कर सकते, आप निकाल ही नहीं सकते, कुछ ऐसा है। सर एमलगम वाली रिएक्शन हो सकती है? एमलगम वाली? हाँ सर, वो जो गोल्ड और वो मरकरी की होती है। कहाँ लिखा हुआ है? नहीं पूछ रहा हूँ मैं क्या कि ये वेरी फास्ट रिएक्शन हो सकती है, क्योंकि ये तो एमलगम बहुत जल्दी बन जाता है। अमलगम यार, अमलगम बिल्कुल अलग चीज हो गई। अमलगम, सारे अमलगम बहुत फास्ट नहीं होते ना, सारे अमलगम बहुत स्लो होते हैं। अमलगम गोल्ड भी होता है, अमलगम सोडियम के साथ होता है, पोटेशियम के साथ होता है। तो इतना मेरे को नॉलेज नहीं है कि कौन सी अमलगम वाली फास्ट होती है कौन सी वाली स्लो होती है। ठीक, ओके सर। आज ये अमलगम कहाँ से आ गया आपके दिमाग में? यूट्यूब पे देखा था। यार मत लिंक करो बेटा, आप यूट्यूब पे सारे चैप्टर पढ़ लेना, बस ये चैप्टर मत पढ़ना कहीं से। अरे नहीं, वो एक्सपेरिमेंट्स वाली वीडियो नहीं होती उनमें? छोड़ो, मैं कह रहा हूँ ना, अगर आपने ये चैप्टर यूट्यूब पे कहीं से पढ़ा फिर आप मेरे से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। मेरे से अगर कनेक्ट नहीं कर पाओगे
तो ये ध्यान रखना कि साल भर आपको उस यूट्यूब से नहीं, साल भर आपको मेरे से कनेक्ट होकर पढ़ना है। मैं बताऊंगा कुछ, आप कहोगे सर यूट्यूब पे तो कुछ और बताए थे, लिंक नहीं हो पाएगा। तो प्लीज फोकस करिए कि आप ये चैप्टर कहीं से ना पढ़े, हम पढ़ा रहे हैं, आपको सारे क्वेश्चंस कराएंगे, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का आपसे हो रहा होगा। ठीक, चलिए आगे सुनिए। व्हाई रिएक्शंस हैव डिफरेंट रेट्स। आपने देखा कि कोई रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही है, कोई बहुत स्लो हो रही है, कोई मॉडरेट स्पीड से हो रही है। तो ऐसा क्या है इन रिएक्शंस में कि इनके पास डिफरेंट रेट्स हैं? तो कुछ रीजंस हैं। नंबर 1 रीजंस है आयनिक रिएक्शंस। जो आयनिक रिएक्शंस होती है उसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो पहले से ही आयंस की फॉर्म में होते हैं। आयंस मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के साथ चिपका हुआ है, एक और पॉजिटिव एक और नेगेटिव के साथ चिपका हुआ है, और लेट्स से कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो इन्हें बस अपने पार्टनर एक्सचेंज करने हैं, इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव के साथ, इस नेगेटिव को इस पॉजिटिव के साथ, और इस तरीके से ये आपकी रिएक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो बेसिकली ये फास्ट क्यों हुई सर? जरा ध्यान से देखिए। अगर ये आयनिक रिएक्शन नहीं होती, अगर ये कोवेलेंट कंपाउंड वाली रिएक्शन होती, लेट्स से यहाँ पे ए बी के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना के खड़ा है, सी डी के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना के बैठा है, तो बेटा अगर आपको इनको रिएक्शन कराना है तो खुद ही सोचिए, पहले आपको ये बॉन्ड ब्रेक कराना पड़ेगा, फिर आपको ये भी ब्रेक कराना पड़ेगा, फिर यहाँ पे जब प्रोडक्ट बनेगा, लेट्स से प्रोडक्ट बन गया ए और सी प्लस बी और डी, तो जब ये बॉन्ड बनेगा तो यहाँ से भी एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ से भी एनर्जी रिलीज होगी, मतलब यहाँ प्रोसेस है, बहुत सारे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इसलिए मॉलिक्यूलर रिएक्शन थोड़ा टाइम ले लेती है। जबकि आयनिक रिएक्शन में आप बॉन्ड ब्रेक करने से बच जाते हो, बॉन्ड यहाँ है ही नहीं है तो अट्रैक्शन था, बॉन्ड ब्रेक होने का टाइम बच गया, इसलिए रिएक्शन फास्ट हो जाती है। तो आयनिक रिएक्शन इसीलिए फास्ट होती है और कोवेलेंट रिएक्शन या मॉलिक्यूलर रिएक्शन इसीलिए थोड़ी बहुत स्लो होती है, ये इसमें लिखा है। दूसरा, इन रिएक्शन को होने के लिए आपको थोड़ी बहुत एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, आगे पूरा टॉपिक है, उसको हम पढ़ेंगे। फिलहाल एक्टिवेशन एनर्जी ऐसे समझ लीजिए कि ये दोनों अगर आप सामने रख भी देते हैं तो रिएक्शन नहीं करेंगे, आपको थोड़ा बहुत हीट देना पड़ेगा। ये कुछ ऐसे ही है कि आपने चाय बनाने के लिए दूध डाल दिया, आपने चाय पत्ती डाल दी, अदरक डाल दिया और आपने छोड़ दिया, तो वो चाय अपने आप नहीं बनेगी जब तक आप उसको हीट नहीं करोगे। तो आपने क्या करा, रिएक्टेंट तो सारे डाल दिए, दूध भी डाल दिया, अदरक डाल दिया, चीनी डाल दिया, चाय पत्ती डाल दिया, जो जो डलना चाहिए था आपने सब डाल दिया, पर चाय अपने आप नहीं बनेगी जब तक आप उसको हीट नहीं दोगे। तो यहाँ हीट जो है ना, ये एक्टिवेशन एनर्जी का काम कर रही है। वैसे ही अगर दो रिएक्टेंट आपने एक दूसरे के सामने खड़े कर दिए हैं तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये रहा प्रोडक्ट, आपको इनको एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। अब किसी किसी को ज्यादा देनी पड़ती है, ज्यादा का मतलब है आप दोगे, किसी किसी को कम देनी पड़ती है, कम का मतलब है कि वो सराउंडिंग में जो हीट घूम रही है ना, उसी हीट को पकड़ के रिएक्शन कर देते हैं। तो कुछ कुछ रिएक्टेंट सराउंडिंग की हीट को पकड़ के रिएक्शन कर देते हैं, तो हम कहते हैं यार हमने तो इसको रिएक्शन में हीट दी नहीं। ऐसा नहीं होता, हीट उसने ली है पर सराउंडिंग से ले ली, तो उसको कहते हैं हम लो एक्टिवेशन एनर्जी है इनके पास। जब हम सप्लाई करते हैं तो हम बोलते हैं हाई एक्टिवेशन एनर्जी। होपफुली आप समझ गए एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है। यस सर। ओके यस सर। ठीक, अब बेटा आप इस पेज को पढ़ के आ जाइए, जाइए 6ठा पेज, नोट्स का 6th पेज, जाइए शाबाश। और पढ़ के आने के बाद फटाफट अपने हैंड रेस कर दीजिएगा। सर हाँ बेटा। सर जो रिएक्शन ज्यादा टाइम लेती हैं वो मोस्टली मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में ही होती होंगी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जिया के मैसेज है, हाँ बेटा मॉलिक्यूलर इन नेचर मतलब कोवेलेंट बॉन्ड वाले, और हम सिर्फ मॉडरेट की ही स्टडी कर सकते हैं। हर्ष आ गया समझ बेटा? मैंने मैसेज अब देखे तुम्हारे। हाँ आ गया भैया। ठीक ठीक, शाबाश, पढ़ते रहो, बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। 6 पेज पढ़ना सिर्फ। अब हम काम का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसके बाद, तो प्लीज फोकस रखिएगा। 6 पेज पढ़ाइए पहले तो बस।
सर एक बार एक्टिवेशन एनर्जी बता दो। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब होता है कि आपको ना रिएक्टेंट्स को कुछ एनर्जी देनी पड़ती है ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, वो ऐसे ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। ठीक, फॉर एग्जांपल मैंने बताया जैसे चाय वाले बर्तन में आप दूध डाल दो, चाय पत्ती डाल दो, चीनी डाल दो, अदरक डाल दो और आप उसे रख दो, वो अपने आप चाय नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि उसको कुछ एनर्जी चाहिए। तो आप उस एनर्जी को आग के रूप में देते हो, आप उसे हीट करते हो और वो अपना प्रोडक्ट यानी कि चाय में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो आपने आग दी ना, वो आग यहाँ पे एक एक्टिवेशन एनर्जी का काम कर रही है। ठीक, ओके सर, यस सर, यस सर। उसके बाद मीटिंग एक्टिवेशन स्टार्ट कर एनर्जी जो लो। है लो भी होती है, हाई भी होती है। लो मतलब जब एक्टिवेशन एनर्जी लो का मतलब है कि वो सराउंडिंग की हीट को लेकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। और हाई एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब है आपको लगे पड़े हो, आप आग लगा रहे हो, उसको आग दे रहे हो, तब जाके वो चाय में कन्वर्ट हो रहा है। तो हाई एक्टिवेशन एनर्जी, लो एक्टिवेशन एनर्जी। इस